नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों, प्यारे बच्चों, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारा जो विषय चला हुआ है वो है भारत के संविधान से आपका परिचय। और इस कड़ी में हमारी यात्रा जा पहुंची है आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ा मैंने बताया है कि बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और मूल अधिकारों की जड़ यहीं से शुरू होती है। और जब कोर्ट में चैलेंज करा जाते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इसी आर्टिकल की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है बहुत से मामलों में। और शुरुआत यहीं से होती है। अगर यहाँ से रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है तो आगे केस में बड़ी आसानी हो जाती है। तो मैंने बताया था, ये काफ़ी इस पे विस्तार से कई वीडियो बन चुकी, इसके आखिर अब आया हुआ है। तो मैंने बताया था कि इसमें कुछ आधार होते हैं कि जिस आधार पे वर्गीकरण किया जा सकता है। तो उस वर्गीकरण में बताया था कि भौगोलिक आधार पे कानून में वर्गीकरण हो सकता है, राज्यों के पक्ष में वर्गीकरण हो सकता है, विभेद हो सकता है, राज्य के लिए कुछ ज़्यादा सुविधा हो सकती है, टैक्सेशन के मामले में वर्गीकरण हो सकता है। अब बात आती है विशेष न्यायालय और विशेष प्रक्रिया। कोई कानून अगर वो विशेष न्यायालय के लिए या उसकी कोई विशेष प्रक्रिया के लिए जो है कोई कानून बनाया जा रहा है, तो उसके आधार पर वर्गीकरण किए जा सकते हैं। आर्टिकल 246 के और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 11 के अधीन संसद को विधि बनाकर विशिष्ट न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, भारत के संविधान से प्राप्त है। और ऐसे शक्ति के मुताबिक संसद ऐसे न्यायालयों को कुछ निश्चित अपराधों या अपराधों के वर्गों के परीक्षण के लिए विशिष्ट प्रक्रिया भी विहित कर सकती है। ऐसी विधियों से आर्टिकल 14 का अतिक्रमण नहीं होगा। यदि ऐसी विधि विशिष्ट न्यायालयों के परीक्षण के लिए अपराधों के वर्गों या मामलों के वर्गों के वर्गीकरण के समुचित मार्गदर्शन के लिए नियम जो है विहित करती है, तो ऐसी विधि द्वारा प्रक्रिया साधारण विधि के अधीन विहित प्रक्रिया से साधारण रूप से भिन्न नहीं होनी चाहिए। मतलब इतनी भी भिन्न नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ही अलग हो। ये मामला बहुत ही इम्पोर्टेंट था, 1978 में आया था, जिसमें स्पेशल रेफरेंस गया था राष्ट्रपति की तरफ से स्पेशल कोर्ट बिल के लिए। तो उसको चैलेंज कोर्ट में करा गया था। तो राष्ट्रपति ने जिसमें भी मामले में इन री लिखा जाए तो समझ लो कि वो रेफरेंस केस है, राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार न्यायालय से ही पूछती है। तो ये जो केस था उसमें ये बताया गया था। आगे इसको डिस्कस करेंगे इसी मामले में। अब कुछ केसेस आए इसमें। सबसे पहले स्टेट ऑफ बंगाल बनाम अनवर अली, AIR 1952 का केस है। इस मामले में प्रथम विषय जो था प्रमुखता से मामला है इस मामले में वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट एक्ट 1950 की धारा 5A की विधिमान्यता को चुनौती दी गई। उक्त अधिनियम की धारा 5(1) का सब क्लोज 1 जो है सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह कुछ प्रकार के अपराधों जिनका उल्लेख अधिनियम की प्रस्तावना में किया गया था कि शीघ्र परीक्षण के लिए जैसा वह उचित समझे विशेष न्यायालय की स्थापना करे। अधिनियम में ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा अनुसरण करने के लिए विशेष प्रक्रिया भी निर्धारित की गई थी। राज्य सरकार ने अनवर अली और अन्य व्यक्तियों के मामले में 49 अभियुक्तों के मामले में परीक्षण के लिए ऐसे ही एक न्यायालय को सौंप दिया गया और उन्हें अपराध का दोषी ठहराया गया और कारावास का दंड दिया। अभियुक्तों ने धारा 5 सब क्लोज 1 5 का क्लोज 1 की विधिमान्यता को चुनौती दी
और कहा कि यह असंवैधानिक और शून्य है, क्योंकि वह उन्हें विधि के समक्ष समता के अधिकार से वंचित करती है। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि उक्त धारा अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करती है, अतः शून्य है। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम ने कोई ऐसा आधार निर्धारित नहीं किया जिस पर वर्गीकरण किया जा सके, न तो स्पष्ट किया कि सरकार किस तरह के मामले के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालय को भेज सकती है। विशेष न्यायालय द्वारा परीक्षण के लिए जो प्रक्रिया विहित की गई थी वह दंड प्रक्रिया संहिता में विहित प्रक्रिया से सार्थक भिन्न थी। अधिनियम की प्रस्तावना में यह कहा गया था कि अधिनियम कुछ अपराधों के शीघ्रता परीक्षण के उद्देश्य से बनाया गया था। न्यायालय के अनुसार उद्देश्य इतना अस्पष्ट व अनिश्चित था, वह युक्त वर्गीकरण के आधार नहीं हो सकता। अनुच्छेद 14 प्रक्रिया विधि द्वारा किए जाने वाले विभेद वे निश्चित करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि समान परिस्थिति वाले सभी व्यक्तियों के लिए समान प्रक्रिया का संरक्षण प्रदान किया जाए। तो उस मामले में ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। आगे एक और केस आया 1952 में ही, काठी रैनिंग बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इस मामले में सौराष्ट्र स्टेट पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस की संवैधानिकता को चुनौती दी गई और यह अध्यादेश राज्य सरकार को कुछ निश्चित वर्गों के अपराधों के संक्षिप्त और सरल प्रक्रिया के परीक्षण के लिए दंडिक अधिकारिता वाले विशेष न्यायालयों की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता था। अध्यादेश ने जारी करने के उद्देश्य में लोक सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था को कायम रखना और शांति बनाए रखना था। सरकार ने अध्यादेश के अधीन प्राप्त अपनी शक्ति के प्रयोग में एक अधिसूचना द्वारा ऐसे न्यायालय की स्थापना की जिन्हें उपरोक्त वर्ग के अपराधों पर परीक्षण की शक्ति प्रदान की। अपराधी का मामला जिसके ऊपर दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 392 के अंतर्गत वर्णित अपराधों को करने के लिए आरोप लगाया गया। ऐसे न्यायालय द्वारा परीक्षण के लिए सौंप दिया गया और अपराधी ने तर्क दिया कि अध्यादेश विवेचनकारी था कि कार्यपालिका की असीमित जो डिस्क्रेशनरी पावर थी उनका प्रयोग किया गया था। वे किसी मामले में निश्चित वर्ग या अपराधों के विशेष न्यायालय को एक विशेष प्रक्रिया द्वारा परीक्षण के लिए सौंप सकते हैं और सामान्य प्रक्रिया को कम की अपेक्षा कर कम हितकारी हैं। उच्चतम न्यायालय ये अब निर्धारित किया कि अध्यादेश अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करता और वह विधि मान्य है। न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश में उन उद्देश्यों को स्पष्ट उल्लेख है जिनसे अपराधों का युक्त वर्गीकरण किया गया है और राज्य सरकार ऐसे न्यायालय के परीक्षण हेतु उन्हीं अपराधों एवं मामलों को चुनाव करती है जो लोक सुरक्षा, लोक व्यवस्था और शांति व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अध्यादेश केवल उपयुक्त प्रकार के मामलों को परीक्षण के लिए विशेष प्रक्रिया की व्यवस्था करता है। अपराधी का इस तर्क को कि अध्यादेश कार्यपालिका के अनियंत्रण शक्ति प्रदान करता है अस्वीकार करते हैं और न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अधिनियम के प्रभावी जो अधिनियम में जो विधायी नीति निश्चित की वह सुस्पष्ट और उस नीति के संचालन को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासकों और कार्यपालिका अधिकारी को विवेक शक्ति प्रदान की जाती है जिसे वे उस विधि को व्यक्तियों के निश्चित वर्ग या समूह पर लागू कर सकें जो उस अधिनियम को विवेचनकारी नहीं कहा जा सकता। ऐसे मामले में कार्यपालिका अधिकारियों की अपेक्षा की जाती है कि विधान की विषय वस्तु वर्गीकरण अधिनियम में निर्दिष्ट अनुद्देश्य और उद्देश्य को स्पष्ट करें। ऐसी परिस्थितियों में अधिकारियों द्वारा दी गई विवेक शक्ति अनियंत्रण शक्ति नहीं होती वरन उनका प्रयोग विधान में विहित नीति के अनुसार ही करना होगा। उनके द्वारा किए गए वर्गीकरण के औचित्य को विधान में उल्लिखित उद्देश्य के आधार पर ही जांचा जाना चाहिए। अपराधी ने अध्यादेश के विरुद्ध यह तर्क दिया कि अनवर अनी के मामले में भी तो ऐसा ही था जिसे न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। न्यायाधिपति श्री फजल अली ने कहा कि यद्यपि बंगाल स्टेट एक्ट और सौराष्ट्र अध्यादेश दोनों
में एक से उपबंध हैं, किंतु उनमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। पहले अधिकारियों ने विवेक शक्ति का प्रयोग के लिए कोई मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित नहीं किया, जबकि स्वराष्ट्र अध्यादेश ने उन्हें मार्गदर्शन सिद्धांत उल्लेख किए जिनके अनुसार उनकी विवेक शक्ति का उन्होंने प्रयोग किया। यह देखना यह है कि क्या विभेद करने की कोई युक्ति आधार है या नहीं। वेस्ट बंगाल अधिनियम में विभेद करने के लिए कोई विवेकपूर्ण तर्कपूर्ण आधार नहीं दिया था, और अधिनियम की प्रस्तावना में यह कहा गया था कि कुछ अपराधों के शीघ्र परीक्षण के लिए यह बनाया जा रहा है। न्यायालय के अनुसरण में शीघ्र परीक्षण पदावली इतनी अस्पष्ट और अनिश्चित थी कि युक्त वर्गीकरण का कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया था, जबकि इस मामले में उन्होंने कहा गया है कि हम जो लोक सुरक्षा, लोक व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मामले में ये जो है विधेयक जो विधान बना रहे हैं। तो देखा आपने, एक छोटी सी अधिकारियों की गलती को कोर्ट में इस तरीके से प्रस्तुत किया गया और अपराधियों ने अपने पक्ष में रिलीफ ले लिया कि उसने ये कहा, उसमें केवल इतना सा बात लिखी हुई थी कि कुछ मामलों में, और कुछ मामले स्पष्ट नहीं करे गए थे कि सरकार के ऊपर थी किस मामले को वे फास्ट ट्रैक में डाल दें और किस में नहीं। तो ऐसे उस गलती से सबक लेते हुए सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि भाई इन मामलों को हम जो है विशेष न्यायालय को सौंपेंगे, जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और लोक व्यवस्था के लिए, लोक सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। ऐसे मामले का शीघ्र निपटान होना चाहिए, उनका परीक्षण भी शीघ्र तरीके से होना चाहिए। अब स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली के मामले में दिए गए विनिश्चय के पश्चात बंगाल विधानमंडल ने वेस्ट बंगाल ट्रिब्यूनल ऑफ जुडिकेशन एक्ट 1962 पारित किया। इस अधिनियम के अधीन उसे विशेष न्यायालय के जो है राज्य सरकार को विशेष न्यायालय की शक्ति प्रदान की गई, और अधिनियम की प्रस्तावना में ऐसे न्यायालय की स्थापना के लिए राज्य की सुरक्षा, लोक शांति कायम रखना, व्यापार उद्योग की सुरक्षा के उद्देश्य से की गई थी। इस प्रयोजन के लिए असम क्षेत्रों में ऊपर लिखित अपराधों के शीघ्र परीक्षण का प्रावधान था। अधिनियम में ऐसे मामले के परीक्षण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वह भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में सारतः भिन्न थी। उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर विधि मान्य किया कि उसके द्वारा वर्गीकरण युक्त है, क्योंकि अधिनियम की प्रस्तावना विधान नीति स्पष्ट की गई है, और जिस आधार पर अपराधियों का वर्गीकरण के लिए विशेष न्यायालय परीक्षण के लिए किया गया था। अधिनियम का उद्देश्य फास्ट परीक्षण, शीघ्र परीक्षण के लिए एक तर्कसंगत संबंध रखता है। तो इस प्रकार से ये जो है मैंने समझाया कि भाई कोई भी एक्ट बनाया जाता है तो उसमें का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। अगर उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करवाया जा सकता है। ऐसा ही 1989 में इंडी स्पेशल बिल कोर्ट जो है के मामले में 1978 को विधि मान्यता को चुनौती दी गई, जिसके अधीन उच्च पद पर धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा आपातकाल के दौरान किए गए परीक्षणों के लिए सरकार को विशेष न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई थी। शक्ति प्रदान की गई थी। विधेयक की विधि मान्यता के लिए निम्नलिखित आधारों को चुनौती दी गई। नंबर 1, संसद को उक्त विधिनियम पारित करने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि संविधान के भाग 5 संघ की न्यायपालिका में न्यायालय के लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है।
अतः अन्य न्यायालयों की स्थापना नहीं की जा सकती है। दूसरा आधार चुनौती देने का बनाया गया कि विधेयक के उपबंध अनुच्छेद 14 और 21 का अतिक्रमण करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किया गया वर्गीकरण उच्च पद धारण करने वाले व्यक्ति अयुक्तियुक्त हैं। तो विधेयक किसके लिए बनाया गया? जो बड़े बड़े पद लिए हुए हैं उनके लिए ये प्रक्रिया बनाई गई थी इमरजेंसी के दौरान। विधेयक के मामले में वर्गों के चुनने के लिए कोई समुचित मार्गदर्शन नहीं था। विधेयक द्वारा विहित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण करती है, क्योंकि यह अयुक्तियुक्त है। ये आधार लगा के और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई और उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से अभिनिर्धारित किया कि संसद को उपयुक्त विधेयक पारित करने की पूर्ण शक्ति है। समवर्ती सूची की विशिष्ट 11 में प्रविष्टि 11 में उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों के गठन और न्याय प्रशासन का उपबंध है। अनुच्छेद 246 के अधीन संसद ऐसे न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। भाग 5 के उपबंध अन्य न्यायालयों की स्थापना और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ाने की शक्ति पर कोई परिसीमा नहीं लगाते हैं। न्यायालय ने विधेयक की धारा 4 द्वारा किए गए वर्गीकरण को विधिमान्य घोषित किया। विधेयक अपराध वर्ग और अपराधियों के वर्गों दोनों का समुचित वर्गीकरण करता है। अधिनियम 27 फरवरी 1975 से 25 जून 1975 की अवधि में किए गए अपराधों या अन्य तथा उच्च पद धारण करने वाले लोक सेवकों या राजनीतिक पद पर धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए किए गए अपराधों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों के वर्गीकरण के आधार करता है। उपयुक्त शर्तों के पूर्ण होने पर ही विशेष न्यायालय में परीक्षण के लिए भेजे जा सकते हैं। आपातकाल में किए गए अपराध एक विशिष्ट वर्ग के अपराध हैं। इस प्रकार के अपराध को करने वाले व्यक्ति भी एक विशेष वर्ग हैं जिन्हें आपातकाल में उपयुक्त अपराधों के करने का अवसर मिला था और वे अवसर अन्य व्यक्तियों को नहीं मिल सकता था। आपातकाल ने ऐसे व्यक्तियों को अपने उच्च पदों के दुरुपयोग करने और इस प्रकार विधि शासन को नष्ट करने और समाज पर विभिन्न राजनीतिक अपराधों को करने का अनोखा अवसर प्रदान किया था। इस प्रकार वर्गीकरण के आधार पर विधेयक के उद्देश्य और सिद्ध परीक्षण पर गहरा संबंध है। विधेयक कार्यकारिणी और अपराधियों के मामले में विशेष न्यायालय के परीक्षण के लिए चयन के लिए समुचित मार्गदर्शन सिद्धांत करता है। विशेष न्यायालय के परीक्षण के लिए केवल वे ही मामले सौंपे जा सकते हैं जिनका विषय खंड 4 के अधीन सरकार घोषणा करती है। ऐसी घोषणा तभी की जाएगी जब ऐसे व्यक्तियों द्वारा आपातकाल में अपराध के लिए प्रथम दृष्टया प्रमाण प्राप्त किया गया हो। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आर्टिकल 14 की शर्तों को पूरा करता है। यद्यपि किंतु यही पर्याप्त नहीं है, उसे संविधान के अन्य उपबंधों के भी विधिमान्य होना चाहिए। विधेयक में विहित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 के अनुसार होनी चाहिए, अर्थात न्यायपूर्ण होनी चाहिए। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विधेयक में विहित प्रक्रिया निम्नलिखित 3 अधिकारों के आधारों पर अन्यायपूर्ण थी। नंबर 1, विधेयक एक न्यायालय द्वारा दूसरे न्यायालय के मामलों का अंतरण का कोई उपबंध नहीं करता। उच्च न्यायालय के निवर्तमान न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध करता है। विधेयक भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श से नियुक्ति का उपबंध करता है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि उक्त प्रक्रिया संबंधी दोषों को विधेयक से निकाल दिया जाए तो विधेयक संवैधानिक हो जाएगा। प्रथम, केवल कार्यरत उच्च न्यायालय की नियुक्ति
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति विशेष न्यायालय में की जाए। द्वितीय, ऐसी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से न कि परामर्श से की जाए। तृतीय, अभियुक्तों को अपने मामले को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में हस्तांतरण का अधिकार दिया जाए। उपयुक्त तीनों प्रक्रिया संबंधी संशोधनों को समाविष्ट कर लेने पर विधेयक द्वारा विहित प्रक्रिया न्यायपूर्वक उचित व सम्यक हो जाएगी तथा अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण नहीं होगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने तीनों संशोधनों को करने के लिए सहमत है, अतः विधेयक वैध और संवैधानिक है। ऐसा ही एक मामला करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य टाडा का एक केस है। प्रस्तुत मामलों में पिटिशनरों द्वारा आतंकवादी और विध्वंस गतिविधि अवरोधक अधिनियम 1987 टाडा के विभिन्न प्रावधानों को विधिमानता को इस आधार पर चुनौती दी गई कि उसमें अनुच्छेद 14 के प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन होता था। अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार इसका उद्देश्य आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों तथा उससे संबंधित कतिपय मामलों को शीघ्र परीक्षण के लिए विशेष न्यायालय और विशेष प्रक्रिया का उपबंध करता था। अधिनियम में ऐसे मामलों के लिए पृथक प्रक्रिया का प्रावधान किया गया था। धारा 3 में आतंकवादी कार्यों और धारा 4 में विध्वंसकारी कार्यों की परिभाषा दी गई है और धारा 3 के अनुसार जो व्यक्ति सरकार को उखाड़ फेंकने के इरादे से कार्य करता है उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा। वह अर्धदंड के लिए भी दोषी पाया जाएगा। अन्य कार्यों के लिए कम से कम 5 वर्ष का कारावास और आजीवन में बदला जा सकता है का दंड दिया जाएगा और अर्धदंड भी लगाया जा सकता है। धारा 5 के अधिनियम में विनिर्दिष्ट शस्त्रों और बारूदों को अभियुक्त के कब्जे में पाए जाने का भी अपराध माना गया और उसमें 5 वर्ष की कारावास का दंड किया जा सकता था, जिसे आजीवन कारावास में भी बढ़ाया जा सकता है और उसे अर्थदंड भी दिया जाएगा। धारा 15 के अधीन अभियुक्तों द्वारा पुलिस अधीक्षक की श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के समक्ष अपनी कन्फेशन को परीक्षण के समय उनके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। धारा 22 के अधीन यह प्रावधान था कि यदि व्यक्ति को आतंकवादी मामले में अपराधी घोषित किया गया है तो उसके फोटो के आधार पर साक्ष्यों द्वारा की गई पहचान का महत्व वही होगा जो पहचान परेड में की जाती है। अब पिटिशनरों ने 4 आधारों पे उसको चुनौती दी। पहला, टाडा की धारा 3 और 4 में वर्णित अपराध उसी प्रकार के हैं जो साधारण विधि जैसे भारतीय दंड संहिता में शस्त्र अधिनियम के अधीन है। दूसरा आधार था, अधिनियम में ऐसा कोई मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं दिया गया था कि कार्यपालिका कब साधारण विधि और कब टाडा विधि के अंतर्गत कार्रवाई करेगी। तीसरी बात, टाडा के अधीन विहित प्रक्रिया अनुचित व अयुक्त है और उचित परीक्षणों का उल्लेख करती है और कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष है जब तक उसे दोषी न सिद्ध कर दिया जाए। चौथा, संसद उक्त अधिनियम को बनाने के लिए विधिक रूप से सक्षम नहीं है। उच्चतम न्यायालय बहुमत में अभिनिर्धारित किया कि संसद टाडा अधिनियम बनाने के लिए सक्षम है, क्योंकि यह विषय समवर्ती जो राज्य सूची 2 की प्रविष्टि 1 की लोक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि अनुच्छेद 348 के साथ केंद्र सूची 1 के प्रविष्टि 97 की सूची 1 की प्रविष्टि 1 में वर्णित भारत की प्रतिरक्षा के अंतर्गत आती है। आतंकवाद की धारणा लोक व्यवस्था की धारणा से भिन्न है और लोक व्यवस्था के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो कम गंभीर प्रवृत्ति के हैं, जिनका प्रभाव राज्य के भीतर ही होता है। अधिक गंभीर प्रकृति के गतिविधियों जिसमें भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को संकट उत्पन्न हो जाए, वे सूची 1 की प्रविष्टि जो है 1 में वर्णित भारत की प्रतिरक्षा के अंतर्गत आएगी।
तो पहला तो ये स्पष्ट कर दिया। बहुमत ने यह भी निर्णय दिया कि अधिनियम में पर्याप्त मार्गदर्शक सिद्धांत विहित हैं और जिनके कारण इनका दुरुपयोग संभव नहीं है। सरकार द्वारा आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र घोषित किए करने की सरकार की शक्ति अस्पष्ट नहीं है। प्रथम, ऐसे अपराध अधिनियम में विनिर्दिष्ट हैं जिसके ऐसे क्षेत्र में किए जाने पर आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। दूसरा, ऐसे अपराध अधिनियम की धारा 2(1)(h) की परिभाषा के अंतर्गत आना आवश्यक है। तृतीय, आतंकवादियों द्वारा निर्दिष्ट अपराध ऐसी प्रकृति तथा ऐसे ढंग से किए जाने चाहिए जो अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों। धारा 3 और 4 को भी न्यायालय ने वैध घोषित किया कि जिसके अधीन मामलों को परीक्षण की विहित की गई प्रक्रिया अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है विवेदनकारी नहीं है। उक्त धारा के अंतर्गत ऐसे अपराधियों के शीघ्र परीक्षण के लिए विशेष प्रक्रिया विहित की गई थी, क्योंकि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों के गंभीर अपराधों के परीक्षण में साधारण विधि के अधीन प्रक्रिया अपर्याप्त पाई गई थी। धारा 5 के अधीन विनिर्दिष्ट शस्त्रों और बारूदों को कब्जा में जो अपराध माना गया उसके संबंध में भी न्यायालय ने निर्णय दिया कि उपबंध कठोर है, किंतु उसकी कठोरता को दूर करने के लिए आवश्यक है कि वे उन मामलों में ही लागू किए जाएंगे जिसमें शस्त्रों को पाया जाना धारा 3 और 4 के अधीन वर्णित अपराधों से संबंधित हों। यदि नहीं तो उन्हें लागू नहीं किया जाए। धारा 15 के संबंध में निर्णय दिया गया कि वह भी विवेदनकारी नहीं है, तो क्योंकि आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों को करने वाले अपराधियों पर लागू होती है, जो पृथक वर्ग है। इसके अतिरिक्त अभी स्वीकृति रिकॉर्ड करने के लिए कतिपय निर्बंधन भी लगाए गए हैं। धारा 15 अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती और विधि मान्य है। अभी स्वीकृति केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष या मजिस्ट्रेट के समक्ष ही की जा सकती है। इसके बावजूद न्यायालय ने कई मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किए जिनका पालन अभी स्वीकृति के रिकॉर्ड करने के समय किया जाना चाहिए। धारा 22 के संबंध में न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह अवैध है, क्योंकि अभियुक्त की फोटो के आधार पर पहचान का उपबंध करती है, जो अनुचित है। केवल फोटो से किसी व्यक्ति को पहचानना असंभव है, क्योंकि आजकल छल पूर्वक फोटो लेने की कला बहुत प्रचलित है। यदि फोटो के आधार पर पहचान की परेड की जाए तो यह महत्व दिया जाएगा तो गंभीर अन्याय होगा। अतः टाडा की धारा 22 अवैध है। तो इसमें बस एक अवैध पाई गई, बाकी सबको कहा कि भाई इनके लिए गाइडलाइन काफ़ी दी गई हैं। अब पुलिस अधीक्षक के सामने और मजिस्ट्रेट के सामने जो है कोई अभी स्वीकृति की जाएगी तो वो मान्य है। तो इस प्रकार से ये जितने भी मामले मैंने बताए ये वो थे जो विशेष न्यायालय और विशेष प्रक्रिया के लिए हैं। उसके लिए इन केसों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसे मामले को चैलेंज करने से पहले ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी एक्ट बन रहा है उसका उद्देश्य स्पष्ट है या नहीं है, और उसमें जो प्रक्रिया दी गई है वो विधित प्रक्रिया जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत और जो आर्टिकल 20, 21 और 22 के अंतर्गत जो है वो है या नहीं है, उससे मेल खाती है या नहीं खाती है, उनके आधार पे अगर वो विभेद कर रही हैं तो उनको चैलेंज किए जा सकते हैं। और अगर कोई मामले अस्पष्ट है, उनमें कोई वर्गीकरण का कोई ठोस आधार नहीं नज़र आ रहा, तो उसमें रिलीफ मिल जाता है, अन्यथा वह अर्जी खारिज हो जाती है। क्योंकि सरकार कोई भी मामला तभी बनाती है जब वो गंभीरता को देखते हुए, अपराध की प्रकृति को देखते हुए बनाती है, तो ये वर्गीकरण कर सकती है। अब आखिरी जो आधार है वो है प्रशासनिक विवेकाधिकार शक्ति। ये क्या है? तो
इस पे हम जो है अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि लंबी हो जाएगी। और इस वीडियो में इतना ही। हमारा विषय है आर्टिकल 14 को ज़्यादा से ज़्यादा समझाना, उसकी एक एक बात को अपने जो दर्शकों को समझाना, ताकि वह इस आर्टिकल को अच्छी तरीके से समझ जाएं। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।